खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 आपदा प्रबंधन सम्मेलन में शामिल जो है डीएम आपको बताते चले कि शामिल हुए हैं सीएम धामी और इसके साथ ही 57 से ज्यादा देशों के ही विशेषज्ञ वैज्ञानिक भी शामिल। आपको बता दें कि सम्मेलन में ही सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आपदा प्रबंधन सम्मेलन में सीएम धामी शामिल हुए हैं। सम्मेलन में सीएम धामी शामिल हैं। आपको बता दें कि 57 से ज्यादा देशों के लोग भी शामिल हैं। मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज हिमालय के द्वार देहरादून में आयोजित इस विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में आप सभी महानुभावों के बीच उपस्थित होने का मुझे भी शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया जैसा कि 3 दिन तक ये सम्मेलन अनवरत रूप से चलेगा, जिसमें सभी हमारे देश और दुनिया के हिमालय राज्यों के प्रतिनिधि, देश दुनिया से आए वैज्ञानिक, शोधकर्ता, हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और जितनी भी ये समस्याएं जिनका हमने अभी भारत सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उल्लेख किया, आज कार्यक्रम के आयोजक के नाते, संयोजक के नाते प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी ने किया और नितेश जी ने भी बातें रखी हैं। जो भी चुनौतियां आज हमारे सामने हैं उन पर हम बहुत गहनता से विचार विमर्श करेंगे। साथ ही आज जो तकनीकी नवाचार है, अनुसंधान है, वैश्विक साझेदारी है, उसको और मजबूत करने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस रणनीतियों पर कैसे काम हो, कैसे ठोस रणनीतियां बनाई जाएं, उन सभी पर चर्चा होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन से प्राप्त होने वाली समस्त प्रकार की जानकारियां, सुझाव, समाधान न केवल उत्तराखंड राज्य के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए उपयोगी साबित होंगे। भाइयों बहनों, जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय मात्र बर्फीली चोटियों और विस्तृत पर्वतमालाओं का केवल समूह मात्र नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप का जीवन स्रोत भी है। इसकी ऊंची चोटियां, विस्तृत ग्लेशियर, नदियां और जैव विविधता से भरपूर वन संपदा हमें न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराती है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिमालय की विशाल हिमनद प्रणाली न केवल पूरे एशिया के जलवायु मॉडल को नियंत्रित करती है, बल्कि वैश्विक कार्बन चक्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परंतु आज जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हिमालय के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। एक प्रकार का असंतुलन पैदा हो रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि हिमालय क्षेत्रों में, विशेषकर उच्च हिमालय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। वर्षा की तीव्रता लगातार बढ़ रही है और अप्रत्याशित रूप से क्लाउड बर्स्ट तथा उनके परिणाम स्वरूप भूस्खलन जैसी घटनाएं बार बार घटित हो रही हैं। और बहुत बार तो लगता है कि जो मौसम है वो एकदम से बदल रहा है। जैसे अगर मैं इस वर्ष की बात करूं तो पूरे उत्तराखंड के अंदर अधिकांश स्थानों पर हमने गर्मी का अनुभव ही नहीं किया। बहुत बार ऐसा लगता है कि अभी बरसात का समय नहीं है, लेकिन बरसात होने लगती है। बहुत बार लगता है कि सर्दी होनी चाहिए, सर्दी नहीं होती है। गर्मी होनी चाहिए, गर्मी नहीं होती है। लगातार इस प्रकार से जो मौसम बदल रहा है, अनेक घटनाएं हो रही हैं, आपदाएं हो रही हैं। मेरा मानना है इन सभी गंभीर चुनौतियों से
प्रभावी रूप से निपटने के लिए वैज्ञानिक संस्थान हैं, हमारे शोधकर्ता हैं, नीति निर्माता हैं, क्षेत्रीय विशेषज्ञ हैं, इन सब के बीच में बहुत मजबूत समन्वय की आवश्यकता है। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनना बहुत जरूरी है और इस दिशा में जो पिछले 2 वर्षों से तीसरा वर्ष हो गया है, तीसरे 3 वर्षों से लगातार अनवरत रूप से ये जो विश्व आपदा प्रबंधन का सम्मेलन आयोजित हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सेतु का काम करेगा और अनेक चुनौतियां जो हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों के समाधान का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। क्योंकि इस सम्मेलन में इन गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से विभिन्न महत्वपूर्ण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं से लड़ने के लिए 4P अर्थात प्रिडिक्ट, प्रिवेंट, प्रिपेयर और प्रोटेक्ट मंत्र दिया है। उसी को आधार बनाकर 10 सूत्रीय एजेंडा बनाकर पूरे विश्व में आपदा नियंत्रण पर काम हो रहा है, जिसका एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के समय में भी देखने को मिला था। और आज का ही वो दिन है कि सफल सिलक्यारा अभियान के आज 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस अभियान ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा था। आपदा के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे वैज्ञानिकों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए, विशेषज्ञों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिलक्यारा अभियान उनके शोध के लिए भी है, आगे के बचाव कार्यों के लिए भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से 17 दिनों तक लगातार ये चलने वाला सिलक्यारा टनल का अभियान, उसमें से फंसे हुए 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, जो एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि सफलता थी। बाबा बौखनाथ की कृपा से, वैज्ञानिकों के तकनीकी प्रयोग से और पूरे देश के लोगों की प्रार्थनाओं ने हमारे सामने आई इस कठिन चुनौती को भी एक सफल अभियान के रूप में बदल दिया। और इस अभियान के बाद हमने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में केवल राहत और बचाव कार्य तक ही हमने उसको सीमित नहीं रखा, बल्कि आपदा पूर्व तैयारी, वैज्ञानिक तकनीकों, जोखिम के सटीक आकलन, AI आधारित चेतावनियां, प्रणालियों और संस्थागत समन्वय को विकसित करने की दिशा में भी अनेक हमने निर्णायक कदम उठाए हैं। आज हम आपदा से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक उपायों को अपनाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। आप सबको पता है कि हम आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनके रिस्पांस टाइम को कम कर सकते हैं, बचाव के लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। और इस बार जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर और अन्य हिमालयी राज्यों में भी बड़ी आपदा आई, हमें भी 5 अगस्त 2025 से लगातार, चाहे वो सबसे पहले धराली की आपदा हो, सिलक्यारा श्याना चट्टी का एकदम से मलबा आ जाना हो, जनपद चमोली के थराली, चेपड़ो, कुंत्री, धुरमा ऐसे स्थानों पर, रुद्रप्रयाग जनपद के छेनागाड़ समेत अनेक स्थानों पर, 10-15 स्थानों पर, या पौड़ी जनपद का पीटसेन का क्षेत्र हो, सैंजी गांव हो, या देहरादून में मसूरी हो, माल देवता वाला क्षेत्र हो, हमारा टपकेश्वर महादेव मंदिर के आसपास का क्षेत्र हो, या सीमांत क्षेत्र पिंडारी ग्लेशियर के नज़दीक का पौसारी गांव हो, ये सभी गांव, और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड का कोई भी स्थान इस बार आपदा से अछूता नहीं रहा है। जहां आपदा के कारण से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित न हुआ हो, नुकसान न हुआ हो,
सभी पूरे उत्तराखंड के अंदर आपदा आई, लेकिन उसके बावजूद भी एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हमारी जन हानि भी हुई, पशु हानि भी हुई, तमाम मकान, तमाम सरकारी संरचनाएं, बिजली, केबल की तारें, सड़कें, पुल बुरी तरह से नुकसान हुआ। लेकिन बचाव के लिए हमारे पूरे तंत्र ने जिस प्रकार से काम किया, ये हमारा आपदा के प्रति पहले से ही एक सजगता और पहले से जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के राज्य आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि नैनसिंग सौंदर्य और दैत्य और अद्वितीय सैन्य पराक्रम से ही परिपूर्ण उत्तराखंड की धरती पर रक्षा मंत्री का आगमन गर्व और सम्मान का विषय है। सीएम धामी ने जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सदैव अपनी सैन्य शक्ति से राष्ट्र को ही गौरवान्वित करता रहा है और रक्षा मंत्री का आगमन राज्य के सैनिक परिवारों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने डाम कोठी में ही सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में ही 2027 अर्धकुंभ और कुंभ हरिद्वार के आयोजन से जुड़े कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। बैठक में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री धामी ने आगामी कुंभ के लिए प्रमुख स्नान पर्वों की तिथियां घोषित करते हुए कहा कि कुंभ के वास्तविक आयोजक हमारे पूज्य संत हैं। हम सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधि सिर्फ सहयोगी की भूमिका में हैं। उन्होंने बताया है कि संतों के समक्ष तैयारियों का एक प्रस्तुतिकरण रखा गया है और सरकार पूर्ण समर्पण के साथ ही आयोजन को ही दिव्य और भव्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। और सीएम ने संतों के मार्गदर्शन और सुझाव मांगते हुए कहा है कि उनके सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा कि कुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालु को उत्कृष्ट अनुभव मिल सके। और इसके साथ ही उन्होंने सभी को मिलकर ही इस भव्य आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया। मेले के लिए आगामी तैयारियां की जानी हैं, उन तैयारियों के बारे में हम सबका मार्गदर्शन भी किया है और आप सबके आशीर्वाद से ही ये और आपके मार्गदर्शन से ही ये हमारा मेला संपन्न होना है। और सच में जैसा आपने कहा, उत्तर प्रदेश में 2018-19 में जिस प्रकार से वहां पर एक भव्य कुंभ मेला आयोजित किया गया था, अब मेरा भी ये था कि इस बार मैं प्रयागराज में गया था और वहां मैंने 2 दिन तक प्रयागराज में मुझे भी प्रवास का, स्नान का, आप सभी संतगणों का सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब मन में विचार आया था कि नाम हमारी पौराणिक जो मान्यताएं हैं, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, वो अपनी तरफ से चलेंगे, लेकिन ये मेला हमारा इतना अच्छा हो, भव्य और दिव्य हो। और ये इसलिए भी मेरे मन में विचार आया कि 2021 का जो हमारा आयोजन था, आयोजन की बहुत अच्छी तैयारियां थी, सभी व्यवस्थाएं थी, आप सब लोगों का भी बड़ा उसमें सभी का सहयोग था, सभी का आशीर्वाद था। लेकिन उस समय में कोरोना महामारी आ गई थी और उस महामारी के कारण बहुत सारे जो श्रद्धालु थे, देश भर से आना चाहते थे, उस समय में यहाँ नहीं पहुंच पाए थे। इस कारण से मन में विचार आया कि क्यों ना इस बार हम, चूंकि यहाँ पर एक भव्य और दिव्य आयोजन करें जो सभी के लिए एक यादगार बने और हम सब भी पुण्य के भागी बने। और कुंभ से जुड़े हुए सभी निर्णयों में जो संतगणों की हमारी परंपराएं हैं, आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, उनको हमने सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है, क्योंकि जो
संदेश है वो पूरे विश्व में मां गंगा के इस तट से जाए। ये हमारी प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता, प्राथमिकता नहीं सर्वोच्च प्राथमिकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का जो आह्वान किया है, उसमें हमारे पूज्य संतगणों का और ये आने वाला हमारा कुंभ मेला, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक साबित होगा। जैसा पूज्य हरिगिरी जी ने बहुत सारे सुझाव हमको दिए हैं, तो मैं एक बात, केदारनाथ और बद्रीनाथ के आसपास तो अभी हमारा श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज है, लेकिन पिथौरागढ़ में हम जो है बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य करा रहे हैं और जिसकी जो है लगभग 750 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक हमने वहां भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर उसके निर्माण के लिए स्वीकृत कर दी है। और वो सुपर स्पेशलिटी मल्टीपर्पज होगा। इसके साथ साथ वहां हवाई अड्डे का भी निर्माण हो रहा है महाराज जी, और अभी दिल्ली से वहां के लिए फ्लाइट शुरू हो गई है। आने वाले समय में वहां से नियमित रूप से बड़ी फ्लाइटें, बहुत बड़ी वाली नहीं आ सकती क्योंकि इतना स्थान नहीं है, लेकिन 62 सीटर वाला, 72 सीटर वाला जो प्लेन है वो वहां पर आने वाले समय में उतरेगा। और सच, ये बात बिल्कुल सच है, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे सनातन के धर्म वाहक हैं, धर्म ध्वजा। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट के निधन के बाद शोक की लहर पूरे राज्य में फैल गई है। इसी क्रम में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में मौजूद उनके आवास पहुंचे और संवेदना जताते हुए परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने दिवाकर भट्ट के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया है और इसके साथ ही कहा है कि दिवाकर भट्ट जैसे समर्पित आंदोलनकारी के कारण ही उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हो पाया। रुड़की के मंगलौर पश्चिमी बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति में हवन पूजा के साथ ही नवनिर्वाचित चेयरमैन अंजू चौधरी के औपचारिक रूप से ही अपना पदभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि पद ग्रहण कार्यक्रम में ही सभी निर्वाचित सदस्य क्षेत्र के सम्मानित लोग और इसके साथ ही एडीओ नारसन समिति के ही मुकर्रम अली मौजूद रहे। इस मौके पर ही अतिथियों ने चेयरमैन और समिति सदस्यों का ही फूलमाला पहनाकर स्वागत किया और इसके साथ ही थितकी गांव की ही निवासी अंजू चौधरी ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही पहली बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिसमें सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से ही पारित किए गए। उन्होंने कहा कि समिति क्षेत्र के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ही निरंतर कार्य करेंगी। खाद, बीज और दवाइयों की उपलब्धता में ही पहले आ रही परेशानियों को दूर किया जाएगा और इसके साथ ही आपको बताएं कि किसानों को ही किसी प्रकार की दिक्कत ना उठानी पड़े, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और आगे की रणनीति हमारी ये है, जो भी किसान की समस्या होगी वो समय पर पूरा की जाएगी। कोई भी दिक्कत किसी किसान को नहीं आओगी, किसी कर्मचारी को नहीं आओगी। समिति का हित सर्वोपरि है, किसान का हित सर्वोपरि है, किसी उसमें कोई समझौता नहीं होगा। आप चेयरमैन बने हैं, किस तरह से आभार व्यक्त करेंगे आप क्षेत्र की जनता का? जनता का आभार है जो हमें लोगों हमारे साथ रहे या नहीं भी साथ रहे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। किस तरह से सबका समय पर कार्य होगा। अभी कुछ नया करने की सोची समिति में? तो जो भी सभी सब पूरे संचालन बोर्ड की जो भी सहमति होगी, बोर्ड बैठक करेंगे। जैसे आज बोर्ड बैठक हुई है, सबकी सलाह मशवरा लेंगे, जैसा भी उचित होगा किसान हित में, समिति के हित में, वो सभी अच्छे से कार्य करेंगे। किस तरह से सहायता करेंगे? किसानों को बीज खाद समय पे मिलेगा, जो भी मुझसे बनेगा वो मैं करूंगी, ईमानदारी से करूंगी। किस तरह की दिक्कतें किसानों के सामने अक्सर आती रहती है, किस तरह से सोल्व करें? बीज खाद की आती है, इसे पूरा करेंगे टाइम पे। आपको चेयरमैन बनाया है, किस तरह से आप? सारे डायरेक्टरों का सबका धन्यवाद। साथ लेकर चलेंगे, सब डायरेक्टरों को साथ लेकर चलेंगे।
रुड़की के भगवानपुर में भारतीय किसान यूनियन के ही कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम भगवानपुर देवेंद्र सिंह नेगी को 17 सूत्रीय मांगों वाला ज्ञापन सौंपा। सुबह बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे और गन्ना मूल्य बढ़ाने सहित ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी परेशानियों से परेशानियों को अवगत कराया है। प्रतिनिधि मुस्सा के मिला था, इनके द्वारा विभिन्न मांगों के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्य मांग स्मार्ट मीटर और गन्ने के जो एमएसपी होता है उसके संबंध में है। मेरे द्वारा ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया जाए। हमारी 17 सूत्रीय मांगे है, जिसमें सबसे पहले तो गन्ने का मामला, गन्ने के 500 रेट होना चाहिए और भी बहुत सारे किसानों के मुद्दे, सारे कोई मारा बना तो है नहीं, सब किसानों के मुद्दे हैं। क्या क्या है, जैसे स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर है, बकाया भुगतान करने का, इन सब के विषय में हमने ज्ञापन दिया। अगर हमारी 7 दिन के अंदर अंदर मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती तो फिर हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी ने कहा कि हम इसे भिजवा देंगे और हो सके मुलाकात हो जाए पहले। रुड़की के उप जिला चिकित्सालय में मरीजों के लिए सुविधाओं को और बेहतर किया गया है। अस्पताल के ही सीएमएस संजय कंसल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में लैब, ओटी और इसके साथ ही साफ सफाई और मरीजों के आने जाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। होगा रुड़की के अंदर ये मशीन उपलब्ध होगी और बिल्कुल प्योर ब्लड आरबीसी पैक्ड हमारा वो यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप कहीं भी आप जाएंगे किसी भी सरकारी अस्पताल के हिसाब से या प्राइवेट के हिसाब से भी हमने 3 बार कायाकल्प अवार्ड जीता है, लक्ष्य सर्टिफाइड है, एनक्वास सर्टिफाइड है और हमारे यहाँ सफाई व्यवस्था की पूर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद है। लिफ्ट चल रही है हमारी, लिफ्ट तो हमारे कभी जब से कोविड हुआ था, कोविड के अंदर भी हम लोगों को CSR फंड से काफी बजट मतलब काम हुए हैं और ये जो लिफ्ट है हमारी वो भी हम लोगों ने CSR फंड से ही स्टेट बैंक ने लगा के दी थी हमको। और नीचे जनरेटर हो, बिजली की हमारी 24 आवर इंटू 7 पूरी व्यवस्था है। सब जनरेटर हमारे ऑटोमेटिक हैं, जैसी लाइट जाती है 2 मिनट के अंदर हमारा जनरेटर ऑन हो जाते हैं। मौसम का भी थोड़ा बदलाव जो हुआ था, इसके अंदर थोड़े से खांसी जुकाम के मरीज काफी मात्रा संख्या में आए थे, परंतु पिछले हफ्ते 10 दिन से जैसे ठंड मौसम का बदलाव अब हो रहा है उससे मरीजों की संख्या थोड़ी सी अब कम हो गई है। अभी हमारे पास एक CT स्कैन की मशीन जो हमारे पास 2022 में हमारी खराब हो गई थी, उसके ऊपर हम लोगों ने महानिदेशालय को पत्र लिखा है और अभी 15 दिन पहले वहां से पत्र आया है हमारे पास में कि वो मशीन खरीदने के लिए तैयार हैं और उसकी संबंध में कमेटी बना दी गई है। तो थोड़ी सी एक सुविधा मैं मानता हूँ कि वो नहीं है और इमरजेंसी का भी सुदृढ़ीकरण हमारा किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब बड़ी संख्या में पेशेंट घायल होकर कोई टेम्पो पलट जाता है, 7-8 जने आ जाते हैं, मरीज आ जाते हैं, तो हमारे पास 2 या 3 लोगों की ही एक टाइम में एग्जामिनेशन की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध। देहरादून के ISBT में संस्कृत लोक कॉलोनी के पास 2 पक्षों के बीच में जमीन को लेकर विवाद अचानक हो गया और देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी डंडों का इस्तेमाल शुरू हो गया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।